तो चलिए वॉइस अब आ गई होगी आप सबकी, ये देखो ये बीच में क्या है, इसको कमेंट बॉक्स चेक करो। चलिए अब वॉइस आपकी थोड़ा आ गई है, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, वॉइस का समस्या हो गया था। ठीक, ये किसका आ गया कमेंट, ठीक। चलिए, चलिए हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल का, जो आगे की श्रृंखला चल रही है भक्ति काल का, उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए भक्ति काल पढ़ते हैं। तो देखिए भक्ति काल में जो है भक्ति काल, तो ये भक्ति काल का चैप्टर आपका चल रहा है। अगर मेरी पुरानी क्लासों को आप ध्यान से देखेंगे, पुरानी क्लासों को, हाँ वॉइस आ गई, चलिए कोई बात नहीं। अगर मेरी पुराने क्लास को देखेंगे तो उसमें हमने भक्ति काल को दो भागों में बांटा हुआ था, सगुण और निर्गुण। निर्गुण में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय बांटा था, ठीक है, जिसमें ज्ञानाश्रय शाखा के सारे जितने भी कवि हैं हो गए थे। प्रेमाश्रय शाखा में हम लोग चल रहे थे। प्रेमाश्रय शाखा में जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो तो जायसी जी करते हैं, लेकिन जायसी जी के अलावा भी बहुत सारे कवि हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं। चलिए, जैसे कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा बात करूं, अच्छा आप लोग से मैं एक मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ये बताइए, फेवर चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा डीपली पढ़ना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा मतलब जैसे 6 to 8 का मेरे साथ क्या है कि एक तो टीजीटी पीजीटी जैसे पढ़ाता हूं तो वो दिमाग में रहता है कि, लेकिन बस मेरा मानना है थोड़ा सा डीपली आप पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं जो भक्ति काल का परंपरा चल रही है वह कौन सी है, वह जो है आपका प्रेमाश्रयी शाखा है। प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी शाखा है। चूंकि मैंने इस पे बहुत डिटेल दिया कि क्या कैसे है, मतलब पूरा डिटेल जितना हो सकता था उतना मैंने दिया, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने बस आप लोग थोड़ा सा अगर डीपली लगेगा बता देना तो मैं थोड़ा सा हल्के में पढ़ाने लगूंगा। चलिए फिलहाल में अब इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे आगे चल करके। तो कल अगर हम लोगों ने जो चर्चा करी थी आप लोग के सामने, पद्मावत, पद्मावत पे पूरी चर्चा हो गई थी, पद्मावत पे पूरी चर्चा हो गई थी, ठीक है। तो हम लोग बढ़ेंगे आगे, आज बढ़ेंगे। चलिए हो गया। चलिए अब हम लोग काफी पहले बैठ जाइए थोड़ा सा। अब हम पद्मावत का मंझन, मंझन, मंझन का क्या है, मधुमालती है। मंझन क्या है, मधुमालती है, मधुमालती है, ठीक है। मंझन का कापी पेन लेके बैठिएगा। मंझन का जो है मधुमालती है। और नायक भी थोड़ा सा, अगर आप, चूंकि नायक पूछता नहीं है इस लेवल पे आप लोगों के, लेकिन थोड़ा सा जानते रहिएगा। हिंदी का प्रथम प्रेमाख्या, हाँ प्रणाम स्वागत है। हिंदी का, हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है, प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है। और एक चीज ध्यान रखिएगा साथियों, अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जितने भी मुस्लिम राइटर थे, ये मुस्लिम राइटर थे, ठीक है, सब ने जो है जो कहानियां ली हैं वो हमारे हिंदी जो राजा थे उन उसमें कुछ काल्पनिक भी होते हैं, कुछ ऐतिहासिक भी होते हैं, ठीक है। तो वो ज्यादातर जितने भी देखेंगे प्रेम वो हिंदू से रिलेटेड होंगे। तो हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है, इसको भी जानते रहिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मनोहर और मधुमालती इसमें नायक है। नायक कौन है, नायक मनोहर है, नायक जो है मनोहर है, नायक मनोहर है। नायिका जो है मधुमालती है, नायिका जो है वह कौन है, मधुमालती है, मधुमालती है। नायिका कौन है, मधुमालती है। तो नायक कभी कभी पूछ लेता है, नायिका भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इस चीज को भी हम लोग दिमाग में रखेंगे। और इसकी एक खासियत है, प्रेमा, नायक ताराचंद, नायक ताराचंद, ताराचंद, नायिका। ये पहला ऐसा काव्य है, थोड़ा सा अगर आप टीजीटी पीजीटी लेवल पर तैयारी करेंगे तो अब आपको जानकारी मिलेगी। अच्छा बस खुशबू, एक मिनट, बस एक सेकंड रुक जाओ, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, आपने क्या पूछा है कि सर जायसी की रचना में अखरावट में कयामत का वर्णन, अच्छा आपने पूछा हुआ है। कयामत का वर्णन जो है आखिरी कलाम में है, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, देखो नाम ही आखिरी कलाम है, आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन है, कयामत का वर्णन है, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। कयामत का वर्णन, देखिए आखिरी, भाई कयामत आखिरी मतलब क्या, अंत समय में, तो कयामत हमेशा अंत में आता है, तो आखिरी कलाम में जो है इस चीज का चर्चा किया गया है, ठीक है। तो आप जो है, और क्या पूछा है, आखिरी कलाम, हाँ आखिरी कलाम। चलिए ठीक हो गया।
और अखरावट में क्या है, सूफी दर्शन है, और एक अक्षर को डिकोड करके लिखा गया है अखरावट। अखरावट मतलब अक्षर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे नायक, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें नायक नायिका, ये पहला ऐसा है कि नायक के साथ, नायक नायिका के साथ, ये पहला है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सहनायक की कहानी भी चलती है, सहनायक और सहनायिका का कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा काव्य है जिसमें नायक के साथ सहनायक की भी कहानी चल रही है। तो यह आपका है मंझनकृत मधुमालती। मधुमालती रचना है, ये क्या है, ये रचना है, ठीक है। इनकी रचना में नायक भी है, सहनायक भी है, ठीक। वो थोड़ा सा देखो, होता क्या है कभी कभी कि जल्दीबाजी, जब भी जैसे 5-6 बज जाता है तो जल्दीबाजी में थोड़ा सा मे भी आगे पीछे हो गया होगा। अच्छा कि आपने पूछ लिया, क्योंकि अब आते हैं तो फ्रेश मूड से आते हैं, कि सारी चीजें पता है क्या क्या आपको बतानी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इसको लिख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है, नायक मनोहर है, नायिका मधुमालती है, चूंकि मधुमालती नाम ही है। इसमें सहनायक मैं लिख दिया हूं, सहनायक। ये पहला ऐसा है जिसमें सहनायक की कल्पना की गई है, सहनायक भी है और सहनायिका भी है। कई बार परीक्षा पूछा गया हो, टीजीटी में, पीजीटी में, तमाम जगह। तो आप लोग इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, इनका भी प्रेम चलता है, ठीक। ठीक, इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें हैं, आपको क्या क्या बताया जाए। महत्वपूर्ण मैं लिख दिया हूं, महत्वपूर्ण चीज, या एक चीज याद रखिएगा, महत्वपूर्ण मैंने क्या लिख दिया है कि यहाँ पर दक्षिण के शायर हैं, एक दक्षिण के शायर नुसरती ने, दक्षिण के शायर, दक्षिण के शायर नुसरती, नुसरती इनका नाम है। एक दक्षिण के शायर नुसरती थे। इन्होंने बिल्कुल मधुमालती के तर्ज पर, जैसे कि आप साउथ मूवी देखते हो, साउथ, हाँ हाँ, जैसे नायक, देखो जैसे, देखो यहाँ ध्यान रखना, किसी ने कहा कि सर जैसे गोविंदा नायक है, सहनायक जॉनी लीवर, यहाँ पर जो सहनायिका थी ना, देखो इसमें ध्यान रखना। आपने एक पिक्चर देखी थी कुली नंबर 1, अब पिक्चर पे ही आते हैं, चलिए जब पिक्चर पे आ गए तो पिक्चर पे ही चर्चा करेंगे। कुली नंबर 1 देखा होगा, कुली नंबर 1 में जो गोविंदा का दोस्त था, गोविंदा का, तो देखिए उसका भी प्रेम प्रसंग, उसकी मतलब उसकी जो करिश्मा कपूर की बहन थी उसके साथ चल रहा था। तो जब नायक का प्रेम प्रसंग और सहनायक का प्रेम प्रसंग एक साथ चल रहा था, यहाँ पे नायक सहनायक कॉमेडी का पात्र नहीं है, यहाँ पे इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो इनका भी प्रेम प्रसंग चल रहा है सहनायक का। मतलब इकलौती ऐसी रचना है जिसमें नायक और सहनायक दोनों की प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, इसमें कोई ऐसा कॉमेडी वाला नहीं है सीन, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर दक्षिण के शायर नुसरती, इनको याद कर लीजिए। गुलशन इश्क ने लिखा, क्या लिखा, इसी तर्ज पर, इसी तर्ज पर, इसी तर्ज पर, इसी तर्ज मतलब क्या होता है कि मधुमालती की तर्ज पे गुलशन इश्क लिखा, गुलशन इश्क, गुलशन इश्क लिखा। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मधुमालती जो है किसकी रचना के आधार पर जो है ये लिखा गया, तो आपका मधुमालती के आधार पर, नुसरती एक राइटर हैं, इन्हीं से तरफ उन्होंने गुलशन इश्क लिखा, ठीक है। इस चीज को प्रेम कहानी लिखा, याद रखिएगा। चलिए, अगला है उस्मान। उस्मान की रचना चित्रावली है, क्या है, चित्रावली है, चित्रावली है। जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर, जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे, ठीक। चलिए यहाँ याद हो गया आपको। इसके अलावा इसमें इनको, इसमें इनका क्या रचना है, चित्रावली उस्मान का, तो इसमें कुछ बताने लायक ऐसा है नहीं। चलिए अगला जो तीसरे नंबर पे है, अगले जो राइटर हैं नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद कौन सी रचना है, कोई बताए फटाफट, नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है, कोई बता दे मुझे फटाफट तो। इनकी एक रचना, एक रचना
फारसी में इनकी रचना फारसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये सब चीजें थोड़ा सा आपको में भी लगता है कि सर बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये फायदा आपको इतना करेगा कि समझ लीजिए कि पेपर का लेवल अगर आप बाय द वे 6 to 8 के अलावा 9, 10 और 11, 12 का हिंदी से दे रहे हैं आप, तो इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आना है इतना तो डीपली, क्योंकि मैं भी देखता रहता हूँ कि पेपर का लेवल क्या होता है। मैंने बिहार के पेपर लेवल के बहुत देखे हैं। ठीक ठीक है, चलिए इनकी जो है, हाँ, रौजतुल हकायत, रौजतुल हकायत इनकी रचना है, रौजतुल हकायत है। ये क्या है, रचना है, किसमें लिखी गई, फारसी में लिखी गई। देखिए पहले थे जो फारसी में लिखे हैं, ठीक। हाँ मैंने इसलिए खुशबू पूछ लिया ना कि बहुत बच्चों को होता है कि सर हम 6 to 8 का कर रहे हैं। देखो अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास तैयारी फोर के लिए पर्याप्त समय है। जब पर्याप्त समय है तो भैया आपको पढ़ना है, थोड़ा सा गहराई से पढ़िए। आपका नोट्स जो है टीजीटी पीजीटी लेवल का भी तैयार हो जाएगा, ठीक। चूंकि मैं टीजीटी पीजीटी लेवल का पढ़ाता हूं तो मेरे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है 6 to 8 तक आना, लेकिन हाँ इतना है कि इससे बाहर आपको 6 to 8 में कुछ नहीं आना है। कठिनतम पूछ लेगा तो आपके लिए बेस्ट होगा। जो 6 to 8 की तैयारी कर रहे होंगे वो उस लेवल पे तैयारी कर रहे होंगे। अब आपका क्या है, आपका ये टीजीटी पीजीटी कहीं पे भी जाओगे वहां पे भी काम कर जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नूर मोहम्मद का अनुराग वास्की है, ठीक है। अनुराग इनकी जो रचना है, इनकी जो मेन रचना है अनुराग बांसुरी। ये क्यों इंपॉर्टेंट, देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, बरवे छंद में लिखी गई। जहां पर चीजें दोहा और चौपाई में चल रही थी वहां पे इन्होंने थोड़ा सा अलग से ट्रेंड अपनाया, दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया, दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया, दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया, बरवे का प्रयोग किया, दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया, दोहे की जगह बरवे। अगर पूछेगा कि किस कवि ने दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया या किस रचना में दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया गया है, अनुराग वास्की, चित्रावली, ठीक है, ऐसे करके हम पद्मावत, ऐसे करके 4 विकल्प दे देंगे तो आपने कम से कम ये वीडियो देखा होगा तो कहेंगे दोहे की जगह बरवे का प्रयोग। बरवे एक छंद है, बरवे क्या है, एक छंद है, ठीक है। जब आपको मैं छंद पढ़ाऊंगा तो बरवे की छंद, बरवे की पहचान कैसे होती है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो यहाँ पर ये इसलिए मैं डिटेल क्यों पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं केवल लिखा देता साथियों कि नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी है, बस बात खत्म हो गया, आगे बढ़ जाते। लेकिन जो ये चीजें हैं वो आपको हो सकता है परीक्षा में अगर पूछता है तो कम से कम आपके पास इतना रहेगा कि हाँ हमारा तो एकदम तैयार है, सर ने लिखवाया था। तो बस आपसे इतना ही निवेदन है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए ताकि नोट भी करते रहे। खुशबू से तो उम्मीद है कि लेके बैठे होंगे, बाकी और भी जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं, ठीक। चलिए तो ये चीजें हो गई इनसे। अगला जो रचना है, चलिए इतनी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। हाँ बिहार की किताबें देखिए, बिहार की किताबें यहाँ पर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है, ये भी वहां से आएगा। तो वहां मैंने पहले आपसे क्या कहा था, जिस दिन मैंने सिलेबस बताया था आज से लगभग 2 महीने पहले, सिलेबस पे मैंने चर्चा किया था, तो मैंने बाकायदे चर्चा इस चीज को किया था कि वहां के बुक से भी प्रश्न आएंगे जो 6 से 8, 6, 7, 8 में, ठीक है। तो हमने पहले क्या कहा था, अभी हम लोग बेसिक यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, बाकी एडमिशन ओपन है, जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं एडमिशन ले लेंगे। तो वहाँ आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक वहाँ सारी मिल जाएंगी, वहाँ मेरी क्लासेस जब चलेंगे वहाँ आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही पूरा बनाया हुआ सिलेबस की कब क्या पढ़ाना है, ठीक। अभी तो यूट्यूब पे इसलिए होता है कि चलिए आपको एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है तो आप ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा शिक्षक है जिसको पढ़ करके हम सफल हो सकते हैं, तो इसलिए यूट्यूब पे हम लोग लाइव आते हैं ताकि आप समझे। मेरे अलावा जो भी आपको अच्छा लगे, जरूरी मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ या इसके अलावा और कोई नहीं पढ़ाता होगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। ये तो आपके ऊपर होता है कि आपको कहाँ स्टडी करना है। इस पर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ या मुझसे ही पढ़िए, आपको जहाँ लगेगा हाँ वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो मुझे चाहिए एक सफल शिक्षक बनाने के लिए, ठीक। चलिए तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा एनसीईआरटी और सीईआरटी, ठीक। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सगुण भक्ति काव्य। क्या पढ़ेंगे, सगुण भक्ति काव्य, सगुण भक्ति काव्य, सगुण भक्ति
काव्य पढ़ेंगे। अब हमने वहां पढ़ लिया, सगुण भक्ति काव्य पढ़ेंगे। सगुण भक्ति काव्य में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2 शाखाएं थी, सबको पता है। एक रामाश्रयी शाखा हो गई, एक हो गई रामाश्रयी शाखा, एक क्या हो गई, कृष्णाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, ठीक है, कृष्णाश्रयी शाखा। अब यहाँ पर एक चीज देखना होगा साथियों कि रामाश्रयी में राम जी प्रतिनिधित्व करते हैं, राम जी का मतलब राम के ऊपर जो रचनाएं लिखी गई तुलसी बाबा प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्णाश्रयी में जो कृष्ण जी को आधार मान के रचनाएं लिखी गई तुलसी सूरदास बाबा इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका अब क्या तुलसी बाबा ही अकेले हैं राम की परंपरा को निभाने वाले? नहीं। क्या कृष्ण की परंपरा को निभाने वाले पहले या आखिरी सूरदास जी हैं? नहीं, इनके पीछे और आगे भी बहुत लोग रचनाएं की, लेकिन कहते हैं ना कि जो थोड़ा सा नामी हो जाते हैं उसको आधार मान के हम सारी चीजें पढ़ते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे रामाश्रयी शाखा पढ़ेंगे, फिर कृष्णाश्रयी शाखा पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग दर्शन पढ़ेंगे जिसमें प्रमुख दर्शन है। चलिए क्लियर हो गया सबको? यहां तक बातें सबको समझ में आ गई? यहां तक पहले अब हम लोग पढ़ेंगे रामाश्रयी शाखा वाला पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग कृष्णाश्रयी शाखा में आएंगे। चलिए अब हम आते हैं आगे। आगे आप लोग लिखिए जो है, अब हम लोग शुरू करेंगे प्रमुख राम भक्त कवि एवं रचनाएं। प्रमुख राम भक्त कवि, राम भक्त कवि एवं उनकी रचनाएं, एवं उनकी रचनाएं, उनकी रचनाएं, उनकी रचनाएं, ठीक है, उनकी रचनाएं। तो साथियों एक चीज और ध्यान रखना, 6 बजे अभी मेरी बीपीएससी को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। टीआरई 4 में भी उसमें बात है और काउंसलिंग को लेकर के है। जो बच्चे स्टेट पास कर लिए हैं उनको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट लगता है ज्वाइनिंग में। तो सारी बातों पर हम 6 बजे चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस क्लास के बाद 10-15 मिनट ही लगता है वो वीडियो, उसमें भी आप लोग आ जाइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सेशन वो भी रहता है, क्योंकि आपको बहुत अहम जानकारी वहाँ मिलती है। ठीक, चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे। पहले जो सबसे प्रसिद्ध नाम है रामानंद, सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? रामानंद। ये अब इनका प्रभाव मैं भी आपको बताऊंगा कि इनका क्या प्रभाव है, रामानंद का क्या उस समय प्रभाव था, अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाने वाले ये लाए, ये क्या है? ये भक्ति को, ये भक्ति को, ये भक्ति को, भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाने वाले व्यक्ति हैं। दक्षिण से उत्तर, उत्तर मतलब उत्तर भारत, उत्तर की ओर लाए, की ओर लाए, याद रखिएगा, उत्तर की ओर लाए। मतलब देखिए हम लोग क्या है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत, ठीक है। मैंने आपसे बहुत पहले जब भक्ति काल की शुरुआत की थी तो मैंने कहा था भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से होती है, ये मैंने बताया था, आपको सबको पता होगा। तो उसी चीज को दक्षिण से उत्तर की ओर लाने वाले किसको श्रेय दिया जाता है? हाँ ठीक, बहुत अच्छा, रामाश्रय कृष्णाश्रय, बहुत अच्छा, ठीक है। तो रामानंद जो है इनको माना जाता है कि ये बहुत प्रभावित है। ये अब सोचे कबीर के गुरु थे, कबीर के गुरु थे, रहीम के भी गुरु थे, ठीक, रैदास के, रहीम कहाँ गए, रैदास के, ठीक, रहीम के कहाँ, रैदास के भी गुरु थे। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब क्लियर हो गया? यहां से हम लोग नोट करेंगे पॉइंट नंबर 1, नोट करेंगे पॉइंट नंबर 1, नोट यह करेंगे कि हिंदी में एक अच्छा एक इनके विषय में कहावत है कि भक्ति दमड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। ये बहुत जनश्रुति फेमस है, ठीक है। किसके लिए कहा गया है? रामानंद के लिए कहा गया है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, करके आता है। अगर पहली लाइन पूछ लेगा भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, अगर इतना ही पूछ लिया तो रामानंद के ऊपर कहा गया है, ठीक है। और हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता रामानंद को माना गया है। हिंदी में, हिंदी में याद रखिएगा, हिंदी शब्द का प्रयोग हो रहा है। हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता, राम भक्ति के पुरस्कर्ता रामानंद है, रामानंद है, ठीक है, रामानंद है, ठीक है। इनके द्वारा, इनसे ही कहते हैं शुरुआत मानी जाती है उत्तर भारत में, ठीक है। रामानंद माना गया। आचार्य शुक्ल ने रामानंद को हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना है, याद रखिएगा। हाँ, इनके 12 शिष्य थे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुछ दूसरे थे, राम कुमार वर्मा के, मतलब इनके 12 शिष्यों की गणना अलग अलग विद्वान अलग अलग करते हैं। चूंकि सबसे ज्यादा प्रामाणिक रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं तो हम लोग उसी को आधार मान लेते हैं, ठीक।
अभी देखो, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अलग है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अलग है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तीन लोग जो हैं इनके 12 शिष्यों का आकलन दिए हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जो है कौन है आपके रामकुमार वर्मा, तीन है। अगर आप कहेंगे सर लिखवा दीजिए, जरूरत है, तो वो मैं भी यहाँ बोर्ड पे लिखवा दूंगा। अगर आप कहेंगे तो कि हाँ सर उसको भी लिखवा दीजिए ताकि दिमाग में बैठा रहे परीक्षा के लिए, तो मैं अभी लिखवा दूंगा उसको भी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर शुक्ल जी ने रामानंद को हिंदी का प्रथम राम भक्ति काव्य माना। दूसरा नाम है शुक्ल जी ने, शुक्ल जी ने मतलब राम जो शुक्ल जी ने रामानंद को राम भक्ति काव्य का प्रथम कवि माना। राम भक्ति काव्य का प्रथम कवि माना। राम भक्ति काव्य का प्रथम कवि माना, प्रथम कवि माना, ठीक है। हाँ ठीक, चलो मैं अभी इसके बाद लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। शुक्ल जी ने रामानंद को राम भक्ति काव्य का प्रथम कवि माना है। इस चीज को बहुत याद रखें, क्योंकि शुक्ल जी का नाम आ गया तो विशेष हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा इन्होंने जो है रामानंद ने श्री रामाचरण पद्धति नाम से अपनी पुस्तक अपने गुरु की परंपरा दी है। चलिए, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट देखो, पॉइंट समझेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट वाइज समझेंगे समझ में आएगा। अगला पॉइंट है कि रामानंद ने श्री रामार्चन पद्धति, श्री ये रचना है इनकी, श्री रामार्चन पद्धति रचना है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। पद्धति में क्या कहा है, नामक पुस्तक में अपनी अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है, अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है, अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। और ये कहते हैं कि 14वें पीढ़ी थे, इनके 14वें पीढ़ी थे, और इनके गुरु का नाम जो है, इनके गुरु का नाम क्या था, राघवानंद था। इनके गुरु का नाम, ये 14वें पीढ़ी थे, इनके गुरु का नाम राघवानंद था, राघवानंद था। कई बार पूछा गया है कि रामानंद के गुरु का नाम क्या था। भाई इनके तो बहुत सारे सिद्ध थे, लेकिन रामानंद के गुरु क्या नाम था, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, इतना समझ गए, लिख लिए खुशबू लोग, आप लोग सब लोग लिख लिए, चलिए लिख लिए, फिर आगे बढ़े हम। हो गया, लिख लिए, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, आप लोग थोड़ा कमेंट कर दिया कि हाँ सर आगे बढ़िए, ताकि हम भी आगे बढ़े। आप लोग से पूछते हैं ना कि लिखिए कि नहीं लिखे, हाँ बस बोल दिया करो कि हाँ सर आप आगे बढ़िए, हमने नोट कर लिया है, ताकि आराम रहे मुझे भी। यहाँ याद करेंगे वैरागी संप्रदाय को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक। वैरागी वैरागी संप्रदाय अभी संप्रदाय वाला हम लिखाएंगे अलग से, कौन से किस संप्रदाय से संस्थापक था, इसको भी हम लिखवाएंगे आगे चल के। को रामावत व रामानंद संप्रदाय, को रामावत या रामानंद संप्रदाय से भी जाना जाता है, ठीक। रामानंद संप्रदाय से भी जाना जाता है, ठीक है, से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज है, रामानंद संप्रदाय की गद्दी जो है, कई बार पूछा गया है। हाँ, हनुमान जी की आरती की थी, ये हनुमान, ये तो भाई बताऊंगा, ये हनुमान जी की आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की ना, इन्होंने ही लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा। चलो, रामानंद संप्रदाय की गद्दी जो है ये इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट चल रहा है चैप्टर, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी ये बोर्ड में चल रही है। रामानंद संप्रदाय की गद्दी, देखो गद्दी कहीं ना कहीं रहती है, रामानंद संप्रदाय की गद्दी मतलब जहां पे स्थापित हुआ था, गद्दी कहां पे, गलता एक स्थान है, गलता,
ठीक है, गलता याद रखिएगा। गलता कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में, तो जयपुर मतलब राजस्थान के जयपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है जयपुर में कौन किया था? अनंतानंद के शिष्य, अनंतानंद के शिष्य। कई बार परीक्षा में पूछा गया साथियों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, के शिष्य कृष्णदास पयहारी ने स्थापित किया था। कृष्णदास पयहारी ने, कृष्णदास पयहारी ने स्थापित किया था, ने स्थापित किया था, ने स्थापित किया था। ठीक है, ने स्थापित किया था। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज है कि अनंतानंद के शिष्य, ठीक है, अब अनंतानंद शिष्य भी इन्हीं के हैं, रामानंद जी के हैं, इनके भी शिष्य कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी ने ये बैरागी संप्रदाय, जिसको हम लोग रामावत या रामानंद संप्रदाय बोलते हैं, ये याद रखिएगा कि किसने किया था? आपका कृष्णदास पयहारी ने किया था। ठीक है, अपने महत्व के कारण इसे उत्तर तोताद्री भी कहा गया है। अपने महत्व के कारण, अपने महत्व के कारण इसे उत्तर तोताद्री भी कहा गया, तोताद्री भी कहा गया, इसे उत्तर तोताद्री भी कहा गया। तो ये कितनी महत्वपूर्ण चीजें जो हैं इस पेज में आपकी रही हैं। और पहले जो है गलता पे नाथ पंथियों का अधिकार था, बाद में नहीं हुआ, पहले जो है। ठीक, अब इतना हम पढ़ लिए, तो आगे बढ़े हम लोग। हाँ, हो गया सबका, आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए। हाँ चलिए, ठीक, गुड। अब हम लोग महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे भैया, रामानंद के शिष्य पढ़ेंगे। रामानंद के शिष्य, रामानंद के शिष्य, शिष्य कुल 12 थे, 12 शिष्यों की संख्या थी। किसके अनुसार? यहाँ पे हम लोग पहला नाम डालेंगे रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, इनके अनुसार। उसके अलावा भक्तमाल, रामचंद्र शुक्ल किसके अनुसार मानते हैं? भक्तमाल के अनुसार। अच्छा, भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल के अनुसार। नाभादास की भक्तमाल है ना, सबको पता है, भक्तमाल के अनुसार। ठीक है, हमने एक ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है, फिर हमने एक ऐसे डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा। दूसरा मैंने लिख दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये 3 लोग हैं। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, शिष्यों की संख्या तो तीनों लोगों ने 12 मानी कि इनके 12 शिष्य थे, लेकिन कुछ शिष्य इनके नए हैं, कुछ शिष्य इनके नए हैं, और कुछ शिष्य इनके नए हैं, तो इनका थोड़ा सा प्रमाणिक माना जाता है, प्रमाणिक रामचंद्र शुक्ल जी का। तो फिर हम एक एक करके 12 देखते हैं, फिर क्या अलग है वो देखेंगे कि कौन सा अलग है। तो कापी पेन लेके आप लोग बैठ जाइए साथियों, कापी पेन लेके आप लोग बैठ जाइए। ठीक है, चलिए, पहले हम लोग रामचंद्र शुक्ल का देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल का देखेंगे। ठीक है, हमने नंबरिंग डाल दी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने नंबरिंग डाल दिया है 8 9 10 11 12। इतना मुझे कोई ऐसे पढ़ा दिया होता तो क्या ही थी, आपको इतना मैं पढ़ा दे रहा हूं। चलिए, इनके जो संख्या है, अनंतानंद, अभी अनंतानंद का जिक्र आया था कहीं पे, याद करिए। सुखानंद, सुखानंद, ठीक है, सुखानंद। तीसरा क्या हो जाएगा? सुरसुरानंद। क्या हो जाएगा? सुरसुरानंद, 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 सुरसुरानंद। फिर क्या हो जाएगा? नरहयानंद, नरहरयानंद, नरहरयानंद, नरहरयानंद। ठीक है, फिर उसके बाद जो हो जाएगा आपका भावानंद। इसमें अभी जो मेन है वो आगे आएगा, जो मेन है भावानंद, जिसके कारण हम लोग पढ़ रहे हैं भावानंद। ठीक, पीपा,
पीपा, लो आ गया भैया कबीर, कबीर जिसके लिए हम लोग परेशान थे, कबीर। सेन, घना, रैदास, रैदास, ठीक। और इसके अलावा पद्मावती सुरसुरी, बड़ा इंपॉर्टेंट, पद्मावती पहली महिला थी, पद्मावती, पद्मावती किसकी, पद्मावती सुरसुरी। अब देखिए इसमें क्या परीक्षा में खुद पूछा जाता है, सुरसुरी, सुरसुरी। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं। और इसमें देखिए जो सबसे ज्यादा अगर चर्चित नाम देखें हम लोग, तो सबसे ज्यादा चर्चित नाम है पहला कबीर, ठीक है, पहला कबीर सबसे चर्चित नाम है, दूसरा रैदास सबसे चर्चित नाम है, तीसरा पद्मावती। कई बार पूछा गया है पद्मावती के गुरु का नाम क्या था, पूछ लिया यही प्रश्न में, तो क्या था, रामानंद नाम था। कबीर के गुरु का नाम मैंने बताया था, रैदास के गुरु का नाम मैंने बताया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, अब इनके हम देखेंगे, इनके 11, इनके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब हम लोग इनके से पढ़ेंगे, हाँ चलिए ना, बहुत अच्छा, चलिए। अब देखो जो अंतर आया है, जो थोड़ा सा अंतर है, क्या है, आसानंद। अब देखो पहला है चेंज हो गए, ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा आसानंद, अब आसानंद इनमें नहीं है, आसानंद देखिए यहाँ पे अनंतानंद था, यहाँ पे आसानंद आ गया, देखिए यही अंतर है। फिर सुखानंद, देखो सुखानंद, सुखानंद, सुखानंद। फिर सुरसुरानंद, ये भी सेम है, सुर सुरानंद, सुरसुरानंद। देखिए जो सेम सेम है ना, वो तो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे, वहां जाने की जरूरत नहीं है। जो अलग से है उनको हमें याद करना है, ठीक है। परमानंद, अब देखिए यहाँ अंतर क्या आया है, परमानंद, यहाँ पे परमानंद, परमानंद। अब यहाँ पे नरहरयानंद था, चौथे नंबर पे देखेंगे नरहरयानंद था, यहाँ पे परमानंद आ गया। मतलब अभी तक में दो इनके अलग बदलाव आए हैं, ठीक है। फिर भवानंद, फिर वही है भवानंद, भवानंद, भवानंद हो गए। फिर पीपा कबीर सारे वही से हैं, फिर हो गया पीपा कबीर सेना दत्ता, पीपा कबीर, वहां पे सेना लिखा है, सेन का सेना, और दत्ता, और दत्ता लिख, धना एक ही है, दत्ता धना अलग अलग है लेकिन एक ही चीज है, ठीक है। धन्ना है, धन्ना, यहाँ पर ध्यान, धन्ना, तो यहाँ पर धन्ना करिएगा, मैं धत्ता थोड़ा सा, धन्ना, तो वहां भी धन्ना है, यहाँ भी धन्ना है, ये भी धन्ना, ये भी धन्ना, कहाँ का धन्ना, ये धन्ना, मैंने ऐसे नीचे लगा दिया, ठीक है, धन्ना। इतनी चीजें सेम हो गई। उसके अलावा जो और सेम वाली बात है, रैदास, महानंद, श्री आनंद। तो रैदास, महानंद, श्री आनंद, श्री आनंद। यहाँ पे देखिए जो जो चीजें बदला गई तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें कई चीजें नई नई आई हैं। अभी चलिए इसको भी लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसको भी अगर लिख लिया जाए, चलिए इसको भी लिख लिया जाए, इसको मैंने ऐसे बना लिया, इसको मैंने ऐसे कालम बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7, और जो है अगर मैं ऐसे लिख दूं, नहीं नहीं इसको थोड़ा मिटा दूं, जगह बन जाए ना, ताकि सब एडजस्ट करके लिखना पड़ता है। चलिए यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। अब ऐसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 7 8 9 10 11 और 12, ठीक, 12। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहाँ तक जो है भावानंद तक बिल्कुल सेम है, भावानंद तक तो बिल्कुल सेम है। देखिए अनंतानंद, 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 ठीक है। सुखानंद, फिर क्या हो गया, सुरसुरानंद, सुरसुरानंद, ये भी सेम हो गया। नरहरयानंद, नरहरयानंद, ये भी सेम हो गया। भावानंद, ये 5 तक तो बिल्कुल सेम है, शुक्ल जी से बिल्कुल सेम खाते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आगे जो आता है अगला जो है योगानंद, जो इन्होंने नया नाम दिया है योगानंद, योगानंद दे दिया, क्या दे दिया है, योगानंद।
नंद दे दिया है। अब यहाँ पर छठवें में देखेंगे तो पीपा है, यहाँ पर छठवें में देखेंगे पीपा है, मतलब दोनों में सेम सेम था। योगानंद जो आपका आया वो आपका अलग आ गया, ठीक है। अब पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, अब सेम चीजें, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है। देखिए योगानंद हो गया, छठवें नंबर पे क्या है, अब देखिए कबीर, कबीर, फिर क्या हो गया, कबीर के बाद सेन, फिर पीपा, धन्ना, पद्मावती और सुरसुरी, सुरसुरी, सुरसुरी। तो यहाँ पर अब हम इसको लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग अब समझेंगे थोड़ा सा टेक्निकल चीजें कि यहाँ क्या करना है। अब देखिए, चलिए अब हम लोग उतना लिख लिए। ये 12 शिष्य हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार और राम कुमार वर्मा के अनुसार ये नाम है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, याद करने की जो सबसे बड़ी ट्रिक है कि कैसे करेंगे। अब देखिए 12 नंद में कामन कामन क्या है, आपका अनंतानंद ही कामन है। अनंत, ये आसानंद, यहाँ पे अनंतानंद का स्थान पे इन्होंने आसानंद कर दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी को बड़ी आस रहती है, इसलिए उन्होंने आसानंद कर दिया, पहला बदलाव हो गया, ठीक है। अब देखेंगे सुखानंद, 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 ठीक है। सुरसुरानंद, 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 तीनों कॉमन है, ठीक है। नरहरियानंद और यहाँ पर जो है भावानंद, यहाँ पे एक बदलाव हुआ है, नरहरियानंद हो गया तो यहाँ भावानंद हो गया। अब यहाँ पर नरहरियानंद, मतलब ये सेम है। फिर आते हैं पीपा, पीपा यहाँ भी है और पीपा आपके यहाँ भी, ये भी सेम है। फिर सेन आते हैं, सेन, 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 सेन तीनों में है। फिर हम आते हैं धन्ना पे, धन्ना जो है तीनों में है, सेम 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 है। फिर आते हैं सुखानंद पे, अब देखिए सुखानंद इसमें आ गए हैं, ये नहीं, यहाँ पे धन्ना। रैदास, अब देखिए रैदास बड़ा इंपॉर्टेंट है, रैदास इसमें है। कबीर रैदास, कबीर रैदास तो ये तीनों में है, इनमें तो अलग ही नहीं है। फिर हम देखेंगे कि पद्मावती और सुरसरी, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल का और राम कुमार वर्मा में एक ही अंतर है, वह अंतर क्या है, योगानंद का, योगानंद का। योगानंद को अगर हटा देंगे, योगानंद को, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, बस योगानंद को उन्होंने अलग से रख दिया है, योगानंद को। बाकी अगर इनको याद कर लीजिए, बस किसके स्थान पे, भावानंद हो गया, और कबीर, सेन, पीपा किसके स्थान पे इन्होंने रखा है, हाँ नरहरियानंद, एक सेकेंड, हाँ ये पीपा, पीपा, तो पीपा का स्थान पे इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ इसको, लास्ट बार एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि देखिए मिलाइएगा आप लोग, उसका मिलाइएगा, राम कुमार वर्मा का। अनंतानंद हो गया, सही है। सुखानंद हो गया, सही है। सुर सुरेश्वरानंद हो गया, सुर सुरेश्वरानंद, देखो सुर सुरेश्वर कर दिया है तो वही, लेकिन इन्होंने थोड़ा नाम चेंज कर दिया है। इन्होंने नाम क्या कर दिया है, सुर सुरेश्वर, सुर सुरेश्वर, वही सेम है, बस नाम थोड़ा सा है, सुर सुरेश्वर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, ये भी हो गया, नरहरियानंद हो गया, अच्छा ठीक है, ठीक है। भावानंद हो गया, ठीक है। योगानंद हो गया, ठीक है। फिर आपका कबीर है, ठीक है। पीपा भी है, पीपा है, ठीक है। फिर सेन है, सेन आपका है, सेन भी ठीक है। फिर धना है, सही है, फिर धना है। फिर रैदास है, सही है, रैदास है, सही है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ होगा, सुरसुरी इसमें नहीं थी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये तीनों प्रकार का पढ़ लिया। ये तीनों प्रकार में बेसिक बेसिक अंतर है, जैसे इसमें दो बदलाव, इसमें दो बदलाव है, आसानंद और भावानंद। इसमें क्या बदलाव है, एक सुरेश्वर हो गया, एक योगानंद हो गया है। बाकी सेम चीजें जो हैं आपकी सेम है, सारी चीजें सेम है, ठीक। अनंता, सुखा, सुरेश्वर, नरहरिया, नरहरिया हो गया, भावा हो गया, भावा हो गया, योगानंद हो गया, पीपा हो गया, सेन हो गया, धन्ना हो गया, रैदास, पद्मावती, बस हो गया योगानंद, ठीक है। सब कुछ सेम है, बस दो तीन चीज का अंतर था इसमें। तो ये आपका स्क्रीन बोर्ड पे था, इसको जो है आप लोग फटाफट लिख लीजिए।
देख लिया। राम कुमार 11 है, किसके 11 हैं? अच्छा फिर से जोड़ो ना, अच्छा मैं बोल रहा हूँ सुनते जाओ। 12 सुनिएगा, 12 सुनिएगा। हाँ राम कुमार वर्मा सुनिएगा पहले। पहला हो गया अनंतानंद, पहला हो गया पहला। दूसरा हो गया सुखानंद, दूसरा हो गया सुखानंद। तीसरा क्या हो गया? सुर सुरेश्वरानंद, तीसरा हो गया थीन है। चौथा है नरहरियानंद, चौथा भी ठीक है। ठीक। फिर पांचवा है भावानंद, सही है। ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, याद देखो क्रम संख्या गड़बड़ हुआ है क्रम। हाँ ठीक है, हो गया है वो संख्या क्रम गड़बड़ हो गया है, बाकी सब हो गया, क्लियर है। क्लियर एकदम, उसको जोड़ लेना। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा कहा, आकाश धर्मा गुरु कहा, आकाश धर्मा गुरु कहा, गुरु कहा। ठीक है, आकाश धर्मा गुरु कहा। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आकाश धर्मा। ठीक। हाँ इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आकाश धर्मा गुरु किसे कहा गया है, तो रामानंद को कहा गया है। अब किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इस चीज को आप विशेष याद रखिएगा। और इनकी प्रामाणिक शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, शुक्ल के अनुसार, ठीक है अनुसार, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल बड़े प्रामाणिक थे के अनुसार प्रामाणिक ग्रंथ जो है, प्रामाणिक ग्रंथ, प्रामाणिक इनके जो ग्रंथ हैं, प्रामाणिक जो ग्रंथ हैं इनके दो माने हैं ज्यादातर। अच्छा खुशबू चलो गिनती कर लो। अच्छा 1 मिनट गिनती करो फटाफट, इसमें कैसा टाइम लग गया। पहला हो गया अनंतानंद, हो गया क्लियर हो गया। दूसरा हो गया सुखानंद, क्लियर हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? सुर सुरेश्वर हो गया, सुर सुरेश्वर हो गया, तीसरा हो गया। चौथा क्या हो जाएगा? नरहरियानंद हो गया, नरहरियानंद हो गया, चौथा हो गया। पांचवा क्या हो गया? भावानंद हो गया, ठीक है भावानंद हो गया। फिर योगानंद हो गया, छठवां हो गया। ठीक। फिर सातवां क्या हो जाएगा? हमने क्या बोलते हैं, कबीर होना, एक कबीर हो गए, कबीर हो गया। ठीक, कबीर भी हो गए। फिर आपके पीपा हैं, पीपा भी हो गए। फिर आपके सेन है, सेन भी हो गए, सेन है। हाँ रैदास छूटा है क्या? रैदास एक नाम छूटा, रैदास का बस हो गया। कहाँ दिक्कत है? रैदास, रैदास छूटा था हाँ ठीक, चलिए रैदास छूटा था, हो गया ना। चलिए हाँ गुड, गुड इवनिंग, स्वागत है। ये क्लास थोड़ा सा विलम्ब हो गया, ये क्लास शाम को 5 बजे पढ़ने चलती है। अब क्लियर हो गया खुशबू? ये 12 हो गए हैं, ठीक है हम भी चेक पका गए 12 कहाँ से हो गए। ठीक, अब 12 हो गए। चलिए बहुत देर से साला रीजनिंग हो गया है ये। हाँ चलो 12 हो गए ना। वो रैदास छूट जा रहे थे, रैदास 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 तीनों, कबीर रैदास ऐसे हैं कि जो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है चलिए, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वो दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वैष्णव मताब्ज, वैष्णव म वैष्णव मताब्ज, ठीक है। ठीक, चलिए एक और इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध है, श्री रामार्चन पद्धति। श्री, अभी मैंने इसके पे चर्चा की थी, श्री रामार्चन पद्धति। इसी में इन्होंने अपने गुरु, इन्हें इसी रचना में भी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि यही एक रचना है जिसमें अपने आप को 14वीं पीढ़ी बताते हैं और इनके गुरु का नाम राघवानंद था। अभी इसी रचना मैंने आपको बताया था, अगर आपको कुछ याद होगा तो। चलिए क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने रामानंद के ऊपर पूरी बातें बहुत सारी पढ़ ली जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब जो है गोस्वामी तुलसीदास, इनको भी थोड़ा ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे इनको पढ़ा, तो गोस्वामी तुलसीदास।
गोस्वामी तुलसीदास। मैंने पहले ही कहा थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत होगा बता दीजिएगा सर बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, 6 to 8 में इतना डीपली कहाँ पूछता है। तो मैं जानता हूँ हो सकता है इतना डीपली ना पूछे, लेकिन मेरा मतलब है कि आप लोग पढ़ ही रहे हो तो एक ढंग से पढ़ाई करो, ताकि ये लेवल जो पढ़ाया जा रहा है ना वो हर लेवल पे काम करेगा। ये अगर टीजीटी वाला भी शिक्षक पढ़ाएगा यही पढ़ाएगा, इससे ऊपर तो कुछ पढ़ाएगा नहीं, पीजीटी वाला भी पढ़ाएगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको एक ही बार में सब तैयार हो जाए, ठीक, हर परीक्षा के लिए। इसीलिए कहता हूँ एडमिशन फटाफट लीजिए और बेहतरीन क्लास पाइए। है सर रामचंद्र, रामचंद्र कहाँ लिखा है, राम कहाँ लिखा है, पीछे रह गए। ये रामचंद्र शुक्ल अनुसार प्रामाणिक ग्रंथ है, ये मैंने लिखा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इनकी दो प्रामाणिक ग्रंथ जो रामचंद्र शुक्ल ने माना हुआ है, वैष्णव मताब्ज है और श्री रामार्चन पद्धति है। अभी इसमें थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसी में इन्होंने अपने गुरु का उल्लेख किया है, इनके गुरु का नाम राघवा नंद है, ठीक है। चलिए ये मैंने बताया आपको, समझ गए आप, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास पढ़ेंगे, इनके विषय में भी बहुत जाना जरूरी है। चलिए अब शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास के विषय में। चलिए जन्म स्थान, स्थान संबंधी मतभेद, संबंधी मतभेद। अब सबसे पहले तो इनके जन्म स्थान को लेकर ही अलग अलग विद्वानों का अलग अलग राय है। अब कौन सा प्रामाणिक माना गया है उस पर भी हम बात करेंगे। तो दो चीजें हैं, ठीक है, मतभेद हैं, ठीक है। मतभेद कौन कौन से, इस पे हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें कॉलम को लेकर के कि दो 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 चीजें हैं, एक तो सोरो एटा, एक सोरो एटा एक स्थान है, सोरो एटा एक स्थान है, सोरो एटा एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष जो है जो कि प्रामाणिक है, जो कि हम लोग भी मानते हैं, वह क्या है, राजापुर बांदा, राजापुर बांदा। दूसरा जो है राजापुर बांदा, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बांदा चित्रकूट के पास है, चित्रकूट से सब परिचित है, ठीक। अब यहाँ पर जो मानने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है, लाल सीताराम, इसमें कौन कौन मानता है इनको, कि इसमें कौन कौन इनका जन्म स्थान, ये जन्म कौन मानता है और ये जन्म कौन मानता है, ये जन्म कौन मानता है, ठीक है, ये मुद्दा है, ठीक। मैंने हलंत लगा दिया, ये भी सही है, ठीक। चलिए जो इनको मानने वाले हैं साथियों, लाला सीताराम, लाला सीताराम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कई बार पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तुलसी बाबा का जन्म कहाँ हुआ है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो दे देगा राजापुर सोरो। चूंकि सब लोग राजापुर जानते हैं तो आप लोग भी राजापुर लगा के चले आएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। आगे जो है इनके विषय में माना गया है राम नरेश त्रिपाठी, जो कुछ नाम है, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी और गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त। जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त का, तो आपको याद होगा। रामनरेश त्रिपाठी पथिक, इनकी बड़ी फेमस रचना है। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अगर पूछ लिएगा तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया कि जन्म स्थान मानने वाले अलग अलग विद्वान जन हैं, ठीक। लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा का विषय है, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए अब आते हैं बेनी माधव दास, जो ये मानते हैं, बेनी माधव दास, बेनी माधव दास क्या मानते हैं, इनको मानते हैं इनका जन्म राजापुर में हुआ था। इसी क्रम में शिव सिंह सेगर है, बड़े इंपॉर्टेंट है शिव सिंह सेगर। शिव सिंह सेगर कौन है, कुछ शिव सिंह सेंगर कुछ याद करिए। मैंने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, शिव सिंह सरोज इनकी एक हिंदी साहित्य का इतिहास रचना, शिव सिंह सरोज। और इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है, जैसे इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कौन है, रामचंद्र
शुक्ल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, और यह सर्वमान्य भी है। ज्यादातर लोग सर्वमान्य यही मानते हैं, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि इनका जन्म जो है राजापुर में हुआ था। ठीक है, राम गुलाम द्विवेदी, राम गुलाम द्विवेदी, राम गुलाम द्विवेदी। ठीक, आज जो है इनके जन्म स्थान को लेकर मैंने बताया। चूंकि शुक्ल जी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, तो कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास में शुक्ल जी की पूरी रचनाओं पे चर्चा चलेगी, और रचनाओं के बाद हाँ शिव सिंह सरोज, बहुत अच्छा। तो उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, तो हम लोग कल जो है, कल की क्लास में पूरा रामाश्रयी शाखा, चूंकि रामाश्रयी शाखा में सबसे ज्यादा पढ़ना है शुक्ल जी को, जैसे शुक्ल जी को सबसे ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि और भी जो रचनाएं हैं उनमें तो कुछ विशेष ज्यादा बात नहीं है, उसको बढ़ के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो कुछ जैसे आप कृष्ण, जब कृष्ण वाले में जाएंगे तो सूरदास को खूब पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे में इनको इनका लगभग कल जो है सारी डिटेल इनकी दे दी जाएगी, ताकि कुछ भी प्रश्न पूछेगा तो आपको याद आ जाए। अब जो है याद रखिएगा, यह क्लास जो है शाम को चलता है, शाम 5 बजे यह क्लास चलती है। जो नए बच्चे हैं, शाम 5 बजे क्लास चलती है, शाम 5 बजे। ठीक है, जिसमें लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें आपको अवेलेबल है। नंबर हमारा है 9628959237 पे आप कॉल कर सकते हैं, ताकि जो है आपको सारी जानकारी मिल जाए। ठीक है, एडमिशन ओपन है। एडमिशन अगर आप चाहते हैं कि पहले प्रयास में हम सफल हो जाएं, तो ये नंबर हमारा है, नंबर पे कॉल करेंगे तो ऑफिस में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। जल्दी आइए, जल्दी पाइए। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी में कंपटीशन है मेरे प्यारे साथियों, तो बिहार में 6 to 8 में। कारण क्या है, बिहार 6 to 8 में आपका केवल बीएड और सीटेट, बीएड और सीटेट के भरोसे जो है आप सीधे फॉर्म भर सकते हो। बिहार में क्या है, 9-10 में आपको एस्टेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, 11-12 में एस्टेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। बहुत बच्चे एस्टेट है ही नहीं इस बार। बहुत बच्चे, अभी जो 15 दिसंबर को पेपर हुआ था उसका भी रिजल्ट आ गया है, उसके बच्चे बहुत सारे तैयार हो गए। इसके पिछले वाले में कम से कम बहुत बच्चे तैयार हैं। तो सबसे ज्यादा अगर फाइट देखा जाए तो आपका 6 to 8 में सबसे ज्यादा फाइट है मेरिट को लेकर के। ठीक है, क्योंकि 40 नंबर आपका जीएस आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 80 नंबर आपका विषय आता है। इस पे मेरा पूरा जोर है, आपका 80 में जो है आपका 75 प्लस रहे। 80 में जो है 75, 76, 77, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना रहेगा। जीएस में जो है, जीएस भी हमारे यहाँ चलती है, हमारे यहाँ दोनों चलती, कभी आपको अलग से जाना नहीं पड़ेगा। जीएस की भी यहीं चलती है, और विषय तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो जल्दी से अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, और पहले प्रयास में सफल हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा भटकिए नहीं कि ये भी वीडियो देख लिया। हाँ देखिए, एक चीज बता दूं, अगर जिनको लगता है कि हाँ स्वयं से, भाई स्वयं से भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्वयं से नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वह बुक है। वह क्या है, बुक है। जो बिहार में बुक चलती है एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ये सबसे ज्यादा मोस्ट ये है। इससे 15 से 20 प्रश्न आते हैं, 15 से 20 प्रश्न आते हैं। इसको कहाँ से पढ़ोगे, इसको आप ढूंढ भी नहीं पाओगे, आपको उतना हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जो है आप लोग प्रयास करिए कि हाँ एडमिशन ले लें। एडमिशन ओपन है 9628959237 पे। ठीक है, 37 पे। अब इतनी ही गहराई से आपको पढ़ाया जाएगा, लेवल चाहे जो होगा सिलेक्शन आपका ही होगा। ठीक, चलिए। हाँ एक चीज और है, 6-15 पे मेरी अब जो है बीपीएससी के लिए न्यूज आ रही है। बीपीएससी के लिए क्या आ रही है, न्यूज आ रही है। मैं हमेशा, आप मुझे सुबह भी देखते हो, सुबह। हाँ, कोई अगर आपको न्यूज भी चाहिए, अगर कोई भी, देखो ये क्लास ऐसी होती है ना, मैं अकेले सब जिम्मेवारी उठा लिया हूँ। एक तो पढ़ाने का जिम्मेवारी है आपका, टीजीटी पीजीटी के अलावा बिहार भी। इसके अलावा मेरी जिम्मेवारी है आपको इन्फॉर्मेशन देना, जिसमें आपको सारी वैकेंसी, बिहार ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और भी जो वैकेंसी आती है पूरा डिटेल देना भी मेरा काम होता है। तो इस संस्था में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आपको इन्फॉर्मेशन के लिए अलग से नहीं जाना पड़ेगा, कोई दूसरा चैनल नहीं देखना पड़ेगा। एथेंटिक न्यूज सुबह शाम मैं देता रहता हूँ, उसके अलावा मैं आपको पढ़ाता भी रहता हूँ। तो 6-15 पे सुबह 9 बजे आप लोग आ जाया करिए। सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सारी न्यूज की कौन सी वैकेंसी आने वाली है, या बीपीएससी में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हाल है। ठीक, नहीं सीटेट के बिना तो नहीं, सीटेट सर, सीटेट के बिना नहीं डाल सकते हैं, नहीं सीटेट के बिना नहीं। देखिए मैं एक चीज समझा दूं यहाँ पर आपको बहुत साफ शब्दों में। देखिए 1 से 5 के लिए आपको डीएलएड चाहिए, प्लस आपको सीटेट चाहिए, सीटेट चाहिए। ठीक है,
6 to 8 के लिए आपका डीएलएड भी हो सकता है, आपका बीएड भी हो सकता है, प्लस सीटेट चाहिए। सीटेट जो है जो जूनियर वाला सीटेट होता है, जो जूनियर वाला होता है, जो 6 से 8 वाला होता है, 6 से 8 वाला जो जूनियर पास कहते हैं। 9-10 में अगर आपका भरना है तो आपका बीएड चाहिए, बीएड हो मतलब यूजी प्लस बीएड हो, प्लस एस्टेट की परीक्षा आपने पास की हो, कि परीक्षा जो बिहार कराता है परीक्षा पास हो, परीक्षा पास हो, ठीक है, लेवल 1, लेवल 1, ठीक है। 11 से 12 का शिक्षक बनना है तो आपको पीजी प्लस बीएड, पीजी प्लस बीएड चाहिए, प्लस एस्टेट पास चाहिए, एस्टेट पास चाहिए लेवल 2, लेवल 2 वाला, तब जाके आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट में सारा डिटेल आपको दे दिया कि आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास अगर सीटेट है जूनियर वाला तो आप 6 से 8 के मास्टर बन पाओगे। अगर सीटेट के अलावा आपने एस्टेट की परीक्षा पास की है तो आप ये भी फॉर्म भर पाओगे। अगर आपने 11-12 का सीटेट एस्टेट परीक्षा पास की है आप ये भर पाओगे। इसमें कोई भी अगर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। हाँ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अगर मई में पेपर होता है तो एस्टेट एक बार करा ले, एक बार एस्टेट करा ले, ताकि जो बच्चे 9 और 10 और 11 और 12 में भी फॉर्म भर पाएं, ठीक है, क्योंकि टीआरई 4 में 80,000 प्लस सीटें आने वाली हैं, ठीक। तो हम लोग भी प्रयासरत हैं लगातार। तो चलिए अभी हम आपसे मिलेंगे 6:15 पे, आप लोग आइएगा। बिहार से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और सुबह पर डे 9 बजे आप आ जाया करें, 9 बजे भी आपको पूरी सूचना दी जाएंगी। बाकी जो नए बच्चे आज जुड़े हैं क्लास के लिए, यह क्लास शाम को 5 बजे चलती है, थोड़ा 2-4 मिनट लेट हो गया अलग बात है, 5 बजे चलती है, जहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों कराया जाता है। चलिए फिलहाल हम भी थोड़ी देर मिलेंगे आपसे 6:15 पे। धन्यवाद।